नमस्कार, स्वागत है आपका 5 शहर 5 खबर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश से 5 बड़ी खबरें आपको बताने जा रहे हैं जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। तो 5 तस्वीरें सबसे पहले आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सबसे पहले बताएंगे कि मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र कब से शुरू हो रहा है। दूसरी खबर में बात होगी लव जिहाद के लिए, जहां प्रदेश सरकार बैठकें कर रही है। कानून को लेकर क्या कहना है कांग्रेस नेताओं का। तीसरी खबर में बात करेंगे भिंड में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर गोविंद सिंह पर हुई कार्रवाई के बाद क्या कहना है बीजेपी और कांग्रेस नेताओं का। चौथी खबर 10वीं और 12वीं के छात्रों से जुड़ी हुई है, जिनकी सुविधा को देखते हुए मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने नए परिवर्तन किए हैं। वहीं 5वीं और अंतिम खबर में बात करेंगे मध्य प्रदेश में बेकाबू होते कोरोना की। तो मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28 दिसंबर से शुरू होगा और 30 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा। सरकार के प्रस्ताव पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सत्र बुलाने की अनुमति भी प्रदान कर दी है। वहीं नोटिफिकेशन होते ही विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिए जाएंगे। आपको बता दें, इस सत्र के दौरान विधानसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। साथ ही लव जिहाद को लेकर लाए जा रहे नए धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2020 पर चर्चा होगी। इस सत्र के दौरान उपचुनाव में जीते हुए 28 विधायकों की शपथ भी होगी। वहीं सत्र में वित्त विभाग सरकार के बजट का अनुपूरक अनुमान सदन में पेश कर सकते हैं। इससे पहले 21 सितंबर को एक दिन का सत्र हुआ था। उसमें सरकार ने मध्य प्रदेश विनियोग विधेयक 2020 के साथ मध्य प्रदेश साहूकार संशोधन विधेयक 2020 और अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्ति विधेयक 2020 पारित कराया था। और हम सत्र के अंदर और क्या कुछ कार्रवाई हम देखेंगे, किन नए विधेयकों पर बात होगी, जानकारी दे रहे हैं प्रभु पटेरिया जी, हमारे एसोसिएट एडिटर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रभु जी, सत्र बुलाया जा रहा है 28 दिसंबर से 30 तारीख तक सत्र चलेगा। आनंदीबेन पटेल महोदया ने भी परमिशन दे दी है, लेकिन इस सत्र के अंदर हम क्या कुछ नया देखेंगे। विधायक तो शपथ लेंगे ही जो नए आए हैं, लेकिन उसके अलावा लव जिहाद बिल और क्या कुछ हम देख सकते हैं। देखिए पारुल, विधानसभा का सत्र हो रहा है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें विधायकों की शपथ होनी है। जो नए विधायकों ने अभी चुनाव जीता है, 28 नए विधायक, उनका चुनाव, उनकी शपथ कराई जाएगी। अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन भी इस सत्र में हो सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश अभी तक एकमात्र राज्य है जहाँ अभी तक प्रोटेम स्पीकर से काम चलाया जा रहा है जी। और फुल फ्लैश अध्यक्ष नहीं है, तो पूर्णकालिक अध्यक्ष का निर्वाचन अभी हो सकता है इस सत्र में, क्योंकि 3 दिन का सत्र है। और राज्य सरकार एक अनुपूरक बजट लेकर आएगी, जिसमें कि अभी आने वाले जो महीने हैं इनका खर्चा के लिए कैसे उसका प्रावधान किया जाए, उसके लिए सरकार की जो जरूरत है उसको देखते हुए अनुपूरक बजट लाया जाएगा। और जिस तरीके से एक लव जिहाद को लेकर एक विधेयक लाया जा रहा है, धार्मिक संशोधन विधेयक, उस विधेयक के साथ ही बहुत सारे कुछ और विधेयक है जो उनको लाया जा सकता है, सरकारी काम काज होंगे। और 3 दिन का ये सत्र है, तो इस दौरान प्रश्नकाल भी होगा, विधायक ध्यानाकर्षण भी लगा सकेंगे। तो क्षेत्रीय समस्याएं हैं जो विधानसभा क्षेत्रों की, सरकार से जुड़े जो काम काज है, इसको लेकर विधायक विधानसभा अपने सवाल लगाएंगे, सरकार से जवाब तलब कर सकते हैं और उनके कार्यों को, जो पहले जो सत्रों में जो सवाल जवाब हुए थे, उसको लेकर के पूछताछ हो सकती है। पारुल, बिल्कुल प्रभु जी, अब जाहिर है कि अब ये दोबारा से अब हम जो सत्र देखेंगे उसमें कांग्रेस की तरफ से भी कुछ मुद्दों को उठाया जाएगा। तो क्या हंगामेदार या फिर किसी तरह के शोरगुल की आप आशंका जता रहे हैं? क्या कुछ और कांग्रेस की तरफ से किया जा सकता है? देखिए, विधानसभा का जब सत्र लगता है तो हंगामा होना स्वाभाविक बात है, क्योंकि पक्ष विपक्ष होता है। कुछ मुद्दों पर आम सहमति विधानसभा के अंदर आमतौर पर बनती नहीं है, लेकिन ये कोरोना के काल में विधानसभा चल रही है मध्य प्रदेश की। अभी जैसे पिछले सत्र हुए थे उनको देखा था अल्पकालीन हो गए थे, समय कम से कम होता चला गया है विधानसभा सत्रों का। तो इस बार भी अल्पकालीन ही सत्र है, 3 दिन का। वर्चुअली भी विधायक इसमें जुड़ सकेंगे जो यहाँ नहीं आना चाहते, क्योंकि कोरोना का फ्लो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वो घर बैठे इसमें अपने सवाल जवाब दे सकते हैं। वो एक सुविधा इसमें दी जाएगी। विधानसभा के अंदर कुछ मुद्दों को लेकर, जैसे लव जिहाद कानून है, इसको लेकर खासा हंगामा होने के आसार हैं। सरकार के जो खर्चे हैं, उस जब अनुपूरक बजट की बात होगी तो उसको लेकर भी विधायक सवाल उठा सकते हैं कि आपने इतने खर्चे कर दिए कोरोना काल में, कोरोना की रोकथाम को लेकर भी प्रश्न लग सकते हैं। और पिछली 15 साल की जो भाजपा की सरकार थी, उस पर जो 15 महीने की कांग्रेस की सरकार आई है, उस दौरान के बहुत सारे मामले हैं, कुछ उनको उठाया जा सकता है। और एक जो ताजा मामला अभी जो चल रहा है, जो कल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी जिसको कहा था कि हम ईओडब्ल्यू की जांच कराने जा रहे हैं, प्रदेश का जो कुपोषण का पैसा है, वो पैसा कांग्रेस पार्टी के लिए
लिए यहाँ से ट्रांसफर हुआ, ऐसा नरोत्तम मिश्रा जी ने आरोप लगाया और 106 करोड़ रुपए की रकम बताई जा रही है। एक बड़ा मामला है जिसको निगम विधानसभा के अंदर खासी गर्मा गर्मी हो सकती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रभु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खासी गर्मा गर्मी लव जिहाद वाले मुद्दे पर हो सकती है। कुपोषण का पैसा, कल ही हमने जिस खबर पर चर्चा की थी विस्तार से, उसमें ये बताया गया था कि 106 करोड़ रुपए जो है आयकर विभाग ने टैली किए हैं, जिसको लेकर ये कहा गया कि कांग्रेस मुख्यालय ये पैसा भेजा गया है, उस पर भी बात हो सकती है। तमाम मुद्दे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश पास होने के बाद अब मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ प्रस्तावित बिल पर चर्चा शुरू हो गई है। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अफसरों के साथ बैठक कर नए स्वतंत्र अधिनियम 2020 के ड्राफ्ट पर विस्तृत रूप से चर्चा की। वहीं लव जिहाद को लेकर बनने जा रहे कानून का कांग्रेस ने विरोध किया। कानून के नाम पर कांग्रेस नेता बीजेपी के बड़े नेताओं पर हमला बोल रहे हैं। प्रदेश के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने लव जिहाद को लेकर कहा, सबसे पहले जो बीजेपी के बड़े नेता हैं मुख्तार अब्बास नकवी और लाल कृष्ण आडवाणी, जिन्होंने ये कृत्य किए, क्या उन पर कार्रवाई होगी? शर्मा ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में बेटियों पर जो अपराध बढ़ रहे हैं, पहले उन्हें तो रोकने का प्रयास करें। बीजेपी सिर्फ बातें करती है। 15 साल सरकार में रहे थे, तब भी कुछ नहीं किया और अब भी कुछ नहीं कर रही है। लव जिहाद पे जब आएगा तो वहाँ गुण दोष के आधार पे बात करेंगे, पर इनके जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं मुख्तार नकवी और शाहजहां खान कौन कौन हैं और आडवाणी जी की पुत्री और भी लोग हैं, इनसे तो कंसल्ट कर लें कि क्या है और क्या इन लोगों पे एक्शन होगा, क्या जो कानून बनेगा इस पे एक्शन होगा क्या, ये भी तय कर लें। तो जाहिर है लव जिहाद पर सियासत हो रही है, लेकिन अब सरकार इसका ड्राफ्ट तैयार कर रही है क्योंकि इसको सदन में विधेयक लेकर आना है और जाहिर है अब इस पर जो गहमा गहमी चल रही है, इस पर आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी हम सुन रहे हैं। पीसी शर्मा साहब को आपने सुना, बीजेपी के बड़े नेताओं को उन्होंने नाम गिनकर बताया कि ये सभी नेता हैं, इन पर क्या कार्रवाई होगी, समझने की कोशिश करते हैं। अंकुर अध्वरी विशेष संवाददाता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। अंकुर, जाहिर है आरोप प्रत्यारोपों का दौर तो उस मुद्दे पर होना ही है, पहले ही कह दिया गया था। आप विधेयक लाइए तो उसके बाद इसके गुण और दोष पर बातचीत होगी, लेकिन इससे पहले ही सदन के बाहर ही गर्मा गर्मी का माहौल है, आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। पीसी शर्मा साहब को हमने सुना, क्या कांग्रेस इस विधेयक को समझना ही नहीं चाहती कि ये क्या है, या फिर बगैर समझे ही आरोप प्रत्यारोप कर रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, लगातार पिछले 2-3 दिन से जब से ये चर्चाओं में आया है लव जिहाद का मामला, लगातार कांग्रेस इसका विरोध करती आ रही है। यही आज नजारा देखने को मिला कि पूर्व मंत्री जो पीसी शर्मा है वह लव जिहाद के मामले में उनका ये कहना है कि विधानसभा में जब विधेयक आएगा तब उसके गुण दोष देखे जाएंगे, लेकिन उन्होंने साथ ही भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के नाम गिना दिए कि इन लोगों पर क्या कार्रवाई होगी, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी हो की पुत्री हो, चाहे मुख्तार अब्बास नकवी हो, तमाम लोगों के नाम गिना दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से बहन बेटियों के ऊपर अपराध बढ़ रहे हैं, महिला उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं, उसमें तो सरकार कुछ कर नहीं रही। निश्चित तौर पर लगातार सियासत गरमा रही। वहीं दूसरी ओर लव जिहाद को लेकर सरकार पूरी तरह से सख्त है। आज एक बड़ी बैठक गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के द्वारा बुलाई गई है। इस बैठक में स्वातंत्र अधिनियम 2020 के अंतर्गत एक ड्राफ्ट तैयार किया गया, उस पर विस्तृत चर्चा की जा रही है। अभी लगभग 2 घंटे से भी ज्यादा समय से ये बैठक अभी चल रही है। लगभग अभी आधा घंटा और लगेगा ये बैठक खत्म हो। उसके बाद कई चीजें इसमें तय होंगी कि किस तरह से सजा का प्रावधान होना है, क्या सजा होना, जिस तरह से मांग की जा रही है। प्रोटेम स्पीकर ने भी मांग की। अरविंद भदौरिया जो सहकारिता मंत्री है, उन्होंने उसका समर्थन किया कि उत्तर प्रदेश में इस मामले में 10 साल की सजा का प्रावधान है, तो मध्य प्रदेश में 5 साल की सजा का प्रावधान क्यों रखा जा रहा है। इस मामले में गृह मंत्री ने कहा था कि आज की बैठक में यह भी तय किया जाएगा कि कितने साल की सजा रखना है। निश्चित तौर पर एक बड़ी बैठक अभी जारी है। जी चलिए अंकुर, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। एक बड़ी बैठक जारी है, अंकुर ने बताया 2 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, बैठक चल रही है और कानून को लेकर किस तरह की चीजें इसमें डाली जाएं, ड्राफ्टिंग जो होनी है, वो तमाम चीजें इस पर बातचीत हो रही है। लेकिन कांग्रेस इस मामले में जरूर बीजेपी को घेर रही है और स्वाभाविक भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह पर हुई कार्रवाई पर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के साथ बीजेपी भी इस कार्रवाई का विरोध कर रही है। प्रदेश सरकार के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कार्रवाई को लेकर कहा कि कांग्रेस में हमेशा अपने योग्य लोगों की उपेक्षा
हो रही है। गोविंद सिंह के एक सीनियर नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष बनने की दौड़ में थे, लेकिन जानबूझकर कमलनाथ ने इस तरह से उन्हें दरकिनार करने के लिए ये सब करवाया है। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने अपनी ही पार्टी को घेरते हुए कहा, पूर्व मंत्री गोविंद सिंह के खिलाफ निंदा प्रस्ताव को गलत बताया। पीसी शर्मा का कहना है, गोविंद सिंह काफी सीनियर लीडर हैं और कमलनाथ के बाद दूसरे नंबर के नेता हैं, उनके खिलाफ ये कार्रवाई ठीक नहीं। आपको बता दें, मेहगांव विधानसभा सीट पर उपचुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने समीक्षा बैठक बुलाई है, जिसमें जिला अध्यक्ष ने पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भेजा है। इतना ही नहीं, निंदा प्रस्ताव पारित होने के बाद डॉक्टर गोविंद सिंह को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करने का प्रस्ताव सोनिया गांधी सहित दिल्ली में सभी बड़े नेताओं और भोपाल में पीसीसी भेजा गया है। की विधानसभा में कांग्रेस के सबसे सीनियर विधायक हैं गोविंद सिंह, और हद तो देखो, एक जिले ने निलंबित करने का प्रस्ताव पास कर दिया। लगातार उनकी उपेक्षा जो की जा रही है, नेता प्रतिपक्ष का कह के बुला लिया यहाँ पर और फिर उपेक्षित सा लौटा दिया उन्हें। एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं, मेरे मित्र हैं, इतने सीनियर हैं, हम 90 में एक साथ जीत के आए थे, तब से हमारा उनका साथ है। कांग्रेस के लोग ये जो व्यवहार लगातार कर रहे हैं उनके साथ, विभागों के बंटवारे में सर्वाधिक सीनियर व्यक्ति को सर्वाधिक वैसे विभाग दे दिए, नेता प्रतिपक्ष को बुला लिया, अब जिला यूनिट निलंबन का प्रस्ताव, हद है माने किसी चीज की। मुझे इस चीज का कोई इल्म नहीं है, लेकिन क्या है, क्या वस्तुस्थिति वो होगी, और बहुत सीनियर नेता है हमारे, और नंबर 2 पे मंत्रिमंडल में थे वो कमलनाथ जी के, और मैं समझता हूँ कि उन पे कोई भी उंगली उठाना कहीं से भी ठीक नहीं है। मैं नहीं समझता कि इस तरह से कोई जिला कांग्रेस को इस तरह का प्रस्ताव पारित करना चाहिए एक सीनियर लीडर के खिलाफ। तो यूँ तो अगर हम देखें कि डॉक्टर गोविंद सिंह सीनियर लीडर हैं, इस तरह के प्रस्ताव को लाने से पहले धरातल पर क्या कुछ चीज़ें हैं उसे समझना ज़रूरी होगा। हम इस खबर को लेकर और भी समझने की कोशिश करते हैं। इसको लेकर बयानबाजियां तो हो ही रही हैं, लेकिन इस मैटर को डेप्थ में जाकर समझना ज़रूरी होगा हमारे दर्शकों को भी। आशीष मंगलसोनी विशेष संवाददाता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह, आशीष, पूर्व मंत्री और काफ़ी सीनियर लीडर कांग्रेस में, लेकिन जिला कांग्रेस कमेटी मेहगांव सीट हारने के बाद पूरा का पूरा ठीकरा उन पर फोड़ देती है, जिसके बाद आरोप प्रत्यारोपों का दौर होता है। नरोत्तम मिश्रा साहब को हमने सुना, वो उनकी स्थिति को लेकर उन्होंने काफी गंभीर बात कही कि इतने सीनियर लीडर हैं और कांग्रेस में उनकी हालत ये हो रही है। नेता प्रतिपक्ष कहकर बुलाया, वो भी पद उन्हें नहीं दिया जा रहा है। इस पूरी खबर को समझाइए। देखिए पारुल, डॉक्टर गोविंद सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और कई सालों से विधायक रहते आए हैं। इसके पहले भी जब 2003 के पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, तब भी डॉक्टर गोविंद सिंह मंत्री थे और एक सीनियर नेता के रूप में मध्य प्रदेश में उनकी पहचान है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या किसी प्रदेश स्तर के नेता पर जिला कांग्रेस कमेटी इस तरह से प्रस्ताव पारित करके उसे 6 साल के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव यदि पीसीसी और एआईसीसी को भेजे, तो ये बड़ा यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि क्या स्थानीय स्तर पर नेताओं के बीच में सामंजस्य नहीं है। जो नेता प्रतिपक्ष का दावेदार है, कांग्रेस सरकार के समय नंबर 2 पर मंत्री रहे हैं, और ऐसे मंत्री के खिलाफ यदि जिला स्तर पर कांग्रेस कार्रवाई करती है तो ये एक जरूर चिंता का विषय। ये बिल्कुल साफ जाहिर करता है कि कांग्रेस में अंदरूनी गुटबाजी कितनी है। हालांकि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ग्वालियर चंबल संभाग से आते हैं, तो गोविंद सिंह का बचाव करते भी नजर आए, उनका पक्ष लेते भी नजर आए। वहीं कांग्रेस के भी बड़े नेता हैं, दूसरे बड़े नेता, वो भी डॉक्टर गोविंद सिंह पर इस तरह से गोविंद सिंह के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करने पर निशाना साधते नजर आए कि ये कार्रवाई ठीक नहीं है। आशीष, जब कल के कार्यक्रम में जिन जिला अध्यक्ष ने इस निंदा प्रस्ताव को भेजा है, उनसे ही बात हो रही थी, श्रीराम बघेल, उनका बताना था कि अगर हमने कांग्रेस कमेटी में सभी कार्यकर्ताओं से चर्चा की, उन्होंने ही बताया कि गोविंद सिंह जी ने ऐसा किया है, उसके बाद ये निंदा प्रस्ताव भेजा गया है। और मेरा सवाल उनसे ये भी था कि इतने बड़े बड़े नेताओं ने जब पार्टी के अंदर आवाज उठाई तो उन्हें साइड कर दिया गया, वो रप गए, तो क्या आप बच पाएंगे? तो सवाल उनका सीधा था कि मैं डरता नहीं, भले ही पार्टी मुझे हटा दे।
ये बिल्कुल ये साफ जाहिर करता है कि कांग्रेस में स्थानीय स्तर पर नेता और उनके प्रदेश स्तर के नेता के बीच में सामंजस्य नहीं है। यदि उन्हें कार्रवाई करना था तो वो पत्र एक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ को लिख सकते थे, उन्हें बता सकते थे, लेकिन निंदा प्रस्ताव पारित करके ये जानकारी देना और उसके बाद मीडिया और अलग अलग माध्यम से सोशल मीडिया पर वायरल करना, ये साफ जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं जो उपचुनाव हुए हैं, उपचुनाव में कांग्रेस एक जागम पर खड़ी नजर नहीं आई और यही वजह रही कि मेहगांव हो या दूसरी सीट हो, यहाँ पर खास तौर पर कांग्रेस को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पारुल, बिल्कुल। अब ऐसे में देखना ये होगा कि इस तरह की जब आवाज़ सुर जो है वो खुद ही कांग्रेस से निकलकर सामने आते हैं तो स्थिति कांग्रेस की मध्य प्रदेश में संभलेगी नहीं और बल्कि बिगड़ती चली जाएगी। और ऐसे में ज़रूरी है कि कांग्रेस को अभी ही संभाला जा सके। कमलनाथ जी के वापस आने के बाद कोई बड़ा एक्शन हमने देखा नहीं कांग्रेस की तरफ से, सिर्फ लेटर हुए हैं, पूछा जा रहा है, रिपोर्ट ली जा रही है। आशीष, बिल्कुल, ये कमलनाथ को इस पूरे मामले में सख्ती बरतना होगी और सख्ती अपनाना होगी ताकि इस तरह से जो प्रदेश स्तर के नेता हैं जो लगातार अलग अलग विधानसभाओं में जाकर प्रचार कर रहे थे, हालांकि जिला स्तर पर ये जो कार्रवाई की गई है, ये जरूर स्थानीय कांग्रेसी नेता ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि डॉक्टर गोविंद सिंह ने पार्टी के लिए काम नहीं किया है, लेकिन क्या कमलनाथ इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि डॉक्टर गोविंद सिंह जैसे सीनियर नेता ने कांग्रेस के पक्ष में काम नहीं किया है? जो कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष के दावेदार हैं, बीच में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाने की बात चल रही थी। हालांकि दिग्विजय सिंह गुट से आते हैं, ऐसे में जाहिर सी बात है कि कांग्रेस में जिस तरह से गुटबाजी चलती है वो जरूर कांग्रेस के लिए आने वाले समय में चिंता का विषय हो सकती है। बिल्कुल आशीष, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो कांग्रेस के लिए चिंता का विषय हो सकती है ये खबर और ये भी बात कि देखिए नेता प्रतिपक्ष के दावेदार माने जा रहे थे गोविंद सिंह और उन्हीं को लेकर इस तरह की बात सामने आ रही है। तो क्या वाकई कमलनाथ इस बात को लेकर अग्री करेंगे कि गोविंद सिंह साहब ने इस तरह का कोई काम किया भी है, यानी कांग्रेस के खिलाफ और बीजेपी के पक्ष में काम किया है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करेंगे। मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग में एक और बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा मंडल सप्लीमेंट्री परीक्षा का प्रावधान खत्म करने जा रहा है। ऐसा होने पर 10वीं 12वीं के फेल परीक्षार्थी एक साल में 2 बार मूल परीक्षा दे सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल मुख्य परीक्षा के 3 महीने बाद फिर से एक परीक्षा आयोजित करेगा जिसका नाम सप्लीमेंट्री या पूरक परीक्षा नहीं रखा जाएगा और दूसरी बार परीक्षा पास करने पर उनकी मार्कशीट पर सप्लीमेंट्री का जिक्र नहीं होगा। मंडल चेयरमैन राधेश्याम जुलानिया का कहना है कि नई शिक्षा नीति में ये प्रावधान है, ऐसा करने से विद्यार्थियों का हौसला बढ़ेगा। साथ ही जुलानिया ने कहा कि बच्चों के मन मस्तिष्क पर ये प्रभाव नहीं पड़ेगा कि वो सप्लीमेंट्री के जरिए पास हुए हैं, जिसके लिए ये परिवर्तन किया जा रहा है। मंडल ने इस बारे में तैयारी पूरी कर ली है और सत्र 2021 के से बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को ये सहूलियत मिलेगी। आपको बता दें मंडल की 10वीं 12वीं की परीक्षा में हर साल करीब 12 लाख विद्यार्थी शामिल होते हैं, जिनमें से करीब 2 लाख विद्यार्थी सप्लीमेंट्री में आते हैं और दोबारा परीक्षा देने के बाद इनकी मार्कशीट में सप्लीमेंट्री लिख दिया जाता है। तो शिक्षा विभाग की तरफ से एक नई व्यवस्था लागू की जा रही है जो ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखकर बनाई जा रही होगी। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए कई ऐसी खबरें हम पढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि 10वीं कक्षा में सप्लीमेंट्री आई, कम मार्क्स आए, स्टूडेंट ने फांसी लगा ली, आत्महत्या करने की कोशिश की। तो कुछ हद तक इस खबर के बाद जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हिम्मत भी बढ़ेगी। वैभव गुप्ता विशेष संवाददाता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। एक नई व्यवस्था 2021 का जो सेशन आएगा उसमें हम देखेंगे वैभव, और इसे एक नजरिए से देखा जाए तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी खबर है। कई बार उनके दिमाग पर प्रेशर पड़ता था, पढ़ाई का तो बोझ था ही, लेकिन परीक्षा देने के बाद भी रिजल्ट का प्रेशर रहता था। सप्लीमेंट्री आ जाए तो परेशान, कम नंबर आ जाए तो परेशान। आत्महत्याएं कितनी हुई स्टूडेंट्स की मध्य प्रदेश में 8वीं कक्षा के भी, वो भी हमने देखा है। 12 लाख विद्यार्थी बोर्ड परीक्षाओं में बैठते हैं, बोर्ड परीक्षाओं को देते हैं। उनमें से जो 2 लाख विद्यार्थी होते हैं वो परीक्षा पास तो करते हैं, लेकिन उनकी जो मार्कशीट होती है उसमें सप्लीमेंट्री लिखा होता है। और जो शर्म की बात होती है, क्योंकि हायर एजुकेशन के लिए बोर्ड परीक्षाओं की जो मार्कशीट होती है वही लगती है,
जब आप कहीं नौकरी देने जाते हैं तो आपका जो एज ग्रुप होता है उसमें 10वीं की मार्कशीट मांगी जाती है और 12वीं की मार्कशीट ही हर जगह 10वीं 12वीं की मार्कशीट नौकरी में भी लगती है और हायर एजुकेशन में भी लगती है। तो उस वक्त विद्यार्थी को जो शर्मसार होना पड़ता है कि जब वो अपने HR राउंड में जाता है, जब HR उसकी मार्कशीट में देखती है कि आप 10वीं सप्लीमेंट्री से पास हुए हैं, 12वीं की परीक्षा सप्लीमेंट्री से पास हुए हैं, तो शायद उस वक्त विद्यार्थी के मन में जरूर गिलानी का भाव आता है कि हम नौकरी करने जा रहे हैं लेकिन HR हमारी मार्कशीट देखकर हमको वेटेज दे रहे हैं। और हायर एजुकेशन में जो स्टूडेंट जो प्रोफेसर्स होते हैं वो कई बार हंसी का पात्र भी बन जाते हैं कि पढ़ने लिखने में तो आप बहुत अच्छे होते हैं लेकिन हर सब्जेक्ट में आप मास्टर हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो उस शर्म से विद्यार्थियों को बचाने के लिए मंडल द्वारा नई व्यवस्था लागू की गई है। जो परीक्षाओं का रिजल्ट आता था उसके बाद जो सप्लीमेंट्री की जो परीक्षा होती थी वो 3 महीने बाद ही होती थी, लेकिन अब मुख्य जो परीक्षा होती है उस तरीके की पूरी परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें जो विद्यार्थी परीक्षा पास नहीं कर पाए उस विद्यार्थी को परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा और जो दूसरी सप्लीमेंट्री परीक्षा, हालांकि इसको नाम नहीं दिया जाएगा लेकिन वो है सप्लीमेंट्री परीक्षा ही, उसके परीक्षा पास करने के बाद उसको जो मार्कशीट मिलेगी उसमें कहीं भी सप्लीमेंट्री का जिक्र नहीं होगा। एक अच्छी पहल इसको कहा जा सकता है और एक अच्छी शुरुआत भी कर रहा है मंडल, ताकि विद्यार्थियों की जो मार्कशीट हो वो पाक साफ हो, उसमें कहीं भी इस बात का जिक्र ना हो कि विद्यार्थी किसी विषय में कमजोर था, इसके बाद उसकी इस विषय में सप्लीमेंट्री आई और सप्लीमेंट्री एग्जाम देकर उसने परीक्षा को पास किया। बिल्कुल, एक बहुत ज़रूरी कदम और बहुत ही सराहनीय कदम उठाया गया है, ख़ासतौर पर उन परिवारों के लिए जो अपने बच्चों पर भरोसा करते हैं लेकिन बाद में उनकी हिम्मत को भी वो लेकर बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हमारा बच्चा करेगा, लेकिन सप्लीमेंट्री या कम मार्क्स आने के बाद डिप्रेशन में जाना, कई तरह की चीज़ें होती थी। ख़ासतौर पर उन बच्चों के लिए और उन माता पिता के लिए भी अच्छा ही होगा। वैभव, ये बहुत अच्छा सार्थक कदम है क्योंकि एक तरीके से आपके कैरियर पर दाग लग जाता था। आप 9वीं की मार्कशीट कोई नहीं पूछता, 11वीं की मार्कशीट के बारे में कोई नहीं पूछता, लेकिन 10वीं और 12वीं में आपके कितने परसेंट आए हैं, आपके सब्जेक्ट में कितने नंबर्स आए हैं, क्या आप सप्लीमेंट्री से पास हुए हैं। और चूंकि हम देखते थे कि संयुक्त परिवार, अभी भी कई जगह संयुक्त परिवार होते हैं, तो गिलानी का भाव आता था कि आपने तैयारी तो बहुत अच्छी की, लेकिन हम जानते हैं अपना हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है। कई बार रीटोटलिंग जब की जाती है तो विद्यार्थी जिसकी सप्लीमेंट्री आती है उसको डिस्टिंक्शन मिल जाती थी और कई बार गलती टीचर्स के चलते भी हो जाती थी, लेकिन इसका जो खामियाजा था वो भुगतना पड़ रहा था छात्रों को। तो जो मंडल है उसके द्वारा नई व्यवस्था लागू की गई है ताकि परीक्षा बिल्कुल पैटर्न कहीं कुछ नहीं बदल रहा, परीक्षा भी उसी तरीके से आयोजित की जाएगी, लेकिन जो मार्कशीट मिलेगी नाम से अलग दे दिया जाएगा और सप्लीमेंट्री मार्कशीट में दिखाई नहीं देगा। बहुत शुक्रिया वैभव जानकारी के लिए। तो 10वीं 12वीं की मार्कशीट से ही आंका जाता था कि स्टूडेंट कितना टैलेंटेड है, कितना होनहार है पढ़ाई में, और अब जब सप्लीमेंट्री लिखा ही नहीं जाएगा तो हर बच्चे के अंकों से उसी तरह मापा जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि सप्लीमेंट्री लिखने के बाद उन्हें आगे जॉब टाइमिंग्स में HR को फेस करते वक्त परेशानियों का सामना करना पड़ता था। ये भी एक फैक्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी का प्रकोप जारी है। बीते 24 घंटे में 1766 नए संक्रमित मरीज मिले हैं और 11 लोगों की अब तक मौत हुई है। कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बांधवगढ़ नेशनल पार्क से कोरोना की समीक्षा बैठक की और कहा है कि हमें पूरी सावधानियां बरतते हुए कोरोना पर कंट्रोल करना है, लेकिन इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाए कि आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। साथ ही मुख्यमंत्री ने मास्क लगाने के लिए सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए और सभी दुकानदार और ग्राहकों को अनिवार्य रूप से मास्क लगाने की सलाह दी। साथ ही कहा कि मास्क ना लगाने पर पेनल्टी लगाएं। आपको बता दें, प्रदेश में कोरोना के सर्वाधिक इंदौर में 565 और भोपाल में 324 नए मरीज मिले हैं। भोपाल में 7 दिनों से पॉजिटिव रेट 12% है, वहीं इंदौर में हर 100 में से 10 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं भोपाल और इंदौर में लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम ने विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन बनाकर कोरोना संक्रमण को रोकना है और पॉजिटिविटी रेट को किसी भी हालत में 5% से ऊपर नहीं जाने देना है। आपको बता दें, प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,97,000 के करीब पहुंच चुकी है और अब तक 3,183 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। और अपडेट्स के लिए रिजवान संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, कोरोना को लेकर क्या कुछ अपडेट मिल पा रहे हैं? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, प्रदेश भर में लगातार कोरोना ने एक बार फिर दस्तक दी है और बताया जा रहा है कि लगातार राजधानी भोपाल में भी इसके मामले जो है
बढ़ते जा रहा है। साफ तौर से अभी तक 500 से ज्यादा लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। 2000 से ज्यादा एक्टिव केस अभी राजधानी भोपाल में। तमाम प्रयासों के बाद भी जो कोरोना के मामले हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। साफ तौर से अब इसको रोकथाम के लिए नाइट कर्फ्यू भी राजधानी भोपाल में लगाया, सख्ती से इसका पालन करवाया जा रहा है। और हम बता दें कि जो नाइट कर्फ्यू है वो पूरा रात 8 बजे से अब दुकानें पूरी बंद रहेंगी और जो भी व्यक्ति जो गाइडलाइन कलेक्टर की जारी हुई है उसका उल्लंघन करता है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल रिजवान, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए बगैर मास्क के जो भी दिखाई देता है उस पर चालानी कार्रवाई भी होगी। साथ ही सख्ती से इन तमाम गाइडलाइन का पालन कराने के लिए खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कह दिया है। जो रेट हम देख रहे हैं 12% के ऊपर जा रहा है, उसे भी कंट्रोल करने के लिए मुख्यमंत्री साहब ने कहा है। और तमाम वो प्रयास प्रशासन तंत्र अपनी तरफ से करे जिससे कोरोना को कंट्रोल किया जा सके। हालांकि आंकड़े अब जो निकलकर सामने आते हैं वो बताते हैं कि लोग खुद ही जागरूक नहीं है, लोग खुद ही नहीं संभल रहे। और अगर जब हम खुद नहीं संभलेंगे, आप इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे कि कोरोना तभी भागेगा जब आप मास्क और सैनिटाइजर का सही तरीके से प्रयोग करेंगे, तब तक हमें यूं ही परेशान होते रहना पड़ेगा और इंतजार करना होगा जब तक वैक्सीन नहीं आती, तब तक हम सभी परेशान होंगे। इसलिए मास्क पहनिए, सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।